हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यूनिट टेस्ट पेपर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं कि यूनिट टेस्ट पेपर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, ठीक, इनटू क्या है cos 2 पाई प्लस एक्स है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है और प्लस थीटा या माइनस थीटा है तो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। लेकिन 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी 270 प्लस एक्स करने में क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ है, उसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन एक्स रहेगा और कॉस 2 पाई प्लस एक्स सिर्फ कॉस एक्स रहेगा, क्योंकि 2 पाई किसी भी x में ऐड किया जाएगा, 2 पाई या उसका कोई मल्टीपल, तो फंक्शन वही रहेगा, यानी cos 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स होता, जानते होंगे। यहाँ देखेंगे cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो tan में ही बदलेगा, tan x होगा, ठीक। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपका ये क्वाड्रेंट थर्ड है तो पॉजिटिव में tan रहेगा। cot 2 पाई प्लस एक्स है तो फिर वही बात हो गई कि 2 पाई या उसका कोई मल्टीपल है, प्लस है अगर, तो वो सेम चीज़ रहेगी, यानी cot x रहेगा। अब क्या करना है आपको, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर ये दोनों थे, tan को साइन अपान कॉस, cot को कॉस अपान साइन, सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपान साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। और बाहर हमारा क्या था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये कट गया, ये 1 आ गया, यानी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, +1, है ना। तो ये वाला सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो बड़ा ही कॉमन सा सवाल है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। देखिए जब भी कोई फंक्शन, जैसे कहा जाता है कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो a प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होता है, तो वैसे ही कॉस स्क्वायर पॉजिटिव है ही, सेक स्क्वायर उसका रेसिप्रोकल है, यानी कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपान कॉस स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा, तो इसका डी पार्ट करेक्ट हो गया, ठीक। अब इनमें से हमको बताना है कि जो हमारे टर्म्स दिख रहे हैं कि भाई इनमें से क्या पॉसिबल नहीं होगा। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन और कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, उसी तरह से ये भी फैक्ट है कि सेक और कोसेक की वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा होगी। तो देखिए एक जगह पर लिखा हुआ कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, तो नॉट करेक्ट पूछा है तो ये वाला हो गया, क्योंकि सेक थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो इसका सी पार्ट हो गया। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपके क्लास 9-10 का क्वेश्चन है। देखिए tan 1 से लेके हमारे पास है tan 89 तक, ठीक। तो ऐसा करना है कि tan 1 से लेके tan 44 डिग्री तक आप ऐसे रखिए, tan 45 भी रखिए। उसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं, जैसे आप उल्टे जाएंगे, देखिए tan 89 को cot 1 लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह से ये आप इसके पहले tan 88 है उसको cot 2 लिख सकते हैं, है ना। tan 87 है उसको cot 3 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इधर 44 वैल्यूज़ और इधर 44 वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो cot को 1/10 में लिख देंगे तो सब ये tan कैंसिल हो जाएंगे, केवल tan 45 की वैल्यू 1 रहेगी, तो 1 × 1 सब 1 हो गया, यानी इसका आंसर 1 हो गया। अब इसमें आगे कहा गया है कि भाई इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए साइन 1 डिग्री की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि 1 का मतलब रेडियन है ना, तो 1 को अगर आपको बदलना है तो जैसे कहते हैं पाई रेडियन की वैल्यू 180, तो ये 1 का मतलब 180/पाई डिग्री होता है, जिसकी वैल्यू 57 से थोड़ा ज़्यादा होती है ना, यानी ये मोर देन कितना है, 57 डिग्री है। तो ऐसे सिचुएशन में ये तो ज़्यादा हो नहीं सकता, हाँ ये साइन 1 की वैल्यू ज़्यादा है ना, दोनों इक्वल भी नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये करेक्ट है। देखिए साइन 1 यानी ये 1 डिग्री है, ये 57 डिग्री थोड़ा ज़्यादा, जाहिर सी बात इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें बी पार्ट करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए इसमें क्या है, आपको वर्क करना है और कोई समस्या नहीं, z की वैल्यू x + y है ही है, लेट क्या करना वो तो है ही, तो हमें z+1 ये दिया है ना कि z+1 माइनस i मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिखाना है, इज इक्वल टू z-1 प्लस i के इक्वल लेके सॉल्व करना है, तो वही z की वैल्यू इसमें x + i/y रखेंगे, और तो यहाँ पर आप देखेंगे x + i/y, तो x+1 यहाँ पर
प्लस आई वाई माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस आई वाई रख के देखोगे और उसको दोनों साइड आप ओपन करेंगे, अगले लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए जेड एक्स प्लस आई वाई तो रियल पार्ट एक तरफ x प्लस 1 और आई वाई है तो आई कॉमन लेंगे y माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करोगे, यहाँ पर भी x प्लस आई वाई जेड के जगह पर रखोगे तो x माइनस 1 ये रियल पार्ट है प्लस आई और यहाँ पर आई वाई प्लस आई यानी आई वाई प्लस 1। तो जैसे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, हाँ मैंने लिखा भी यही चीज़ है, इसको ओपन करिए, देखिए सिंप्लीफाई करके हो रहा 4x की वैल्यू 4y, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, सब कुछ कट जाएगा, केवल एक तरफ 4x दूसरी तरफ 4y। तो इस तरह से यहाँ पर y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसका हमें एम्पलीट्यूड निकालना है साइन पाई बाई 5 प्लस आई साइन आई 1 माइनस कॉस पाई बाई 5। थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया, हालांकि दो तरह से इसको कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे सेपरेटली लिखूँगा कि देखिए जो थीटा होता है जिसको आर्गुमेंट कहते हैं, इन जनरल इसको tan इनवर्स y अपान x कहते हैं, ठीक है, ये तो है ना। तो यहाँ पर हमने यही लिया है कि tan इनवर्स y का मतलब क्या है, y का मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 5 और रियल पार्ट यानी x ये कॉस पाई बाई 5 है। तो ये जो सीधे आपको tan पाई बाई 10 दिख रहा है, इसके पीछे की लॉजिक ये है कि जो 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है, बिल्कुल वही तो है, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बहुत अच्छी प्रैक्टिस की आपकी होगी। तो देखिए साइन अपान कॉस कितना बचेगा, tan थीटा बाई 2 बचेगा। तो इस तरह से यही tan थीटा बाई 2 यानी tan पाई बाई 5 का हाफ पाई बाई 10 हो गया, यानी इसका आर्गुमेंट पाई बाई 10 हो गया। या दूसरा इसको हाफ एंगल में ब्रेक करके अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इसको पोलर फॉर्म के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 8 नंबर में क्या है, इसने कहा z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। इससे भी आसान क्या होगा, z इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट तभी होगा जब वो रियल हो। वैसे आप खुद ही सोचिए कि 2 और 2 का कॉन्जुगेट भी क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे इससे भी वही इंडिकेट करेगा, z को x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, एक्स कट गया, 2 आई वाई 0 यानी y इक्वल टू 0, यानी वो प्योरली रियल है ना। y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस भी होता है, तो 8 में ये करेक्ट हो गया। देखिए इसमें पोलर फॉर्म में लास्ट पार्ट कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं भाई। 1 प्लस आई रूट 3 है तो क्या निकालना, r निकालना थीटा, तो इसका r तो बहुत आसान है, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 का रूट 2 हुआ। थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, रूट 3 अपान 1, तो tan रूट 3 का मतलब पाई बाई 3 हो गया। तो इस तरह से इसका पोलर फॉर्म क्या हो गया, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा क्या है, पाई बाई 3, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो हो गया। 10 नंबर पर आते हैं। 10 नंबर में देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें एरिया निकालनी है एक ट्रायंगल की, जिन 2 पॉइंट्स तो 3 पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है उनका पोजीशन वेक्टर है, एक का i माइनस 2j प्लस 3 के, एक है माइनस 2i प्लस 3j माइनस के, और तीसरा है 4i माइनस 7j प्लस 7 के। तो यहाँ पर 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये ए बी सी मानेंगे तो एरिया निकालने के लिए आपको 2 साइड तो निकालनी ही पड़ेगी। तो हमने वेक्टर ए बी निकाला। कैसे, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे स्टेप लिखने से कोई बहुत बेनिफिट है नहीं, टाइम जाएगा। ये b है, ये है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, हालांकि हमने लिखा है तो माइनस 3i प्लस 5j माइनस 4 के आया। एक और वेक्टर जैसे एक साइड ab और bc निकाला, तो c में से b को माइनस करेंगे तो 4i माइनस 2i माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 6i माइनस 7i माइनस 3i माइनस 10i हो जाएगा 7i माइनस माइनस का 7 के माइनस माइनस का प्लस के 8 के।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला कैसे निकलता है? अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड वेक्टर फॉर्म में पता है तो उनका पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसके मैग्नीट्यूड का हाफ करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ये ज़ीरो आ गया, और हमें पहले भी यहाँ हम ध्यान दे सकते थे कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से -2 कॉमन ले लें, दोनों रो इक्वल हो जाएंगे, वैसे ही ज़ीरो आ गया। मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। पहले ही अगर ये बात यहाँ पे समझ लेते जो हमने लिखा है तो और आसानी हो जाती। जैसे ए बी और बी सी जैसे देखेंगे, अगर मान लो हमारा जो ए बी हाँ यहाँ पे बी सी आया है, तो अगर बी सी इज़ इक्वल टू लैम्डा ए बी आ जाता है, इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। लेकिन अगर भूल बस आप नहीं देख पाए, हालांकि यही है कि आप वहीं शुरू में ध्यान रखिएगा कि कहीं पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है, तो एरिया ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं उनसे। देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बड़ी कॉमन सी, बड़ी आसान प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस इनके आने का बड़ा फ्रिक्वेंटली वो होता है कि जैसे कहते हैं a + b + c की वैल्यू 0 है, और मैग्नीट्यूड ए दिया है, मैग्नीट्यूड बी दिया है, मैग्नीट्यूड सी की वैल्यू दे रखी है ना, 2 3 5 है। हमें a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी है। देखो a + b + c अगर 0 है, अब आप कुछ स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे हर स्टेप लिख नहीं सकते। इसका अगर मान लो हम होल स्क्वायर करेंगे, हालांकि मैथमेटिकली कहोगे तो होल स्क्वायर की जगह पे कहेंगे कि a + b + c ब्रैकेट में इंटू a + b + c डॉट करेंगे, उधर 0.0 0 रहेगा, तो क्या होगा क्या a² + b² + c² + 2ab मतलब a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 होगा। लेकिन किसी वेक्टर का होल स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये स्टेप डायरेक्ट लिखते हैं कि ये जो भी सब एक तरह से समझ लो। अब चूँकि हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें फार्मूले के कॉन्सेप्ट में नहीं जाना। a² इसका होल स्क्वायर के a² + b² + c² + 2ab + bc + c आता है। a² का मतलब मैग्नीट्यूड a², b² का मतलब मैग्नीट्यूड b², c² का मतलब मैग्नीट्यूड c²। तो जब कभी ऐसा काम करें तो डायरेक्ट इनको स्क्वायर के जगह पर मैग्नीट्यूड समझ लीजिए और इनकी वैल्यू रख दिया। देखिए 4, 2 का स्क्वायर 4, 9, 25 सबकी वैल्यू रखी +2, वही ab + bc + c इक्वल टू 0 है। तो बस ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको यहाँ रख लीजिए, इसको यहाँ रोक लीजिए, और ये ऐड करोगे तो -38 गया, लेकिन इसका 2 भी है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -19 आ जाएगा आराम से। ये वैसे भी बड़ा कॉमन पैटर्न है। अब 12th नंबर में कहा गया है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है 2i - 3j + 2 के, दूसरा है 2i - 4 के, और तीसरा है तीन वेक्टर i + λj + 3 के। इनको ये अगर कोप्लेनर हैं तो लैम्डा क्या होगा? देखिए कोप्लेनर वाला टर्म बड़ा कॉमन है और वो एग्ज़ाम में आपको पता ही है कि फ्रिक्वेंटली आता भी है। देखिए कोई भी तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, यानी जो डिटरमिनेंट से रिप्रेजेंट होगा इक्वल टू 0 होगा। तो ये वेक्टर ए के कोफिशिएंट क्या थे? 2 - 3 2 पहले रो में लिखा, बी के 2 और जे था नहीं जे 0 और के का साथ -4 है, और ऐसे ही सी है 1 लैम्डा और 3। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू -5/2 मिल रहा है, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। इसमें बस ये है कि माइनस आना चाहिए। ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत इसमें हर एक को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ए तब करेक्ट होगा जब यहाँ पे क्या लगा दें, हम माइनस लगा दें, एक माइनस लगा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत ही आसान है। 13 नंबर, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी 1 है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 1 है, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा, है ना, इक्वल टू 1 है, तो ये भी 1 a भी 1 साइन थीटा 1 थीटा 90 डिग्री हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, a पार्ट करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन में पेन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ भी देखिए वही हालत है कि a क्रॉस b वेक्टर दिया हुआ है, a का मैग्नीट्यूड पता है, b का मैग्नीट्यूड, तो हमको पता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b इंटू साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा मिल जाएगा। ये दोनों इसके नीचे आएंगे, तो a क्रॉस b जो वेक्टर दिया उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर 36 सब रूट में लिखेंगे। तो ये जो हमारा 49 यानी ये 7 हो गया। ठीक, और इधर 2 × 7 साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू इतना, यानी 7/2 × 7 1/2 थीटा π/6 या 30 डिग्री हो गया। ए पार्ट करेक्ट है।
यहाँ पर थोड़ा सा ये लास्ट वाले में वेक्टर का बेसिक लगना है ना, जो एलिमेंट्री टाइप का हम लोग वेक्टर एडिशन और ये सब सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पर ABCD एक रोम्बस है, देखिए रोम्बस में आमने सामने की साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, यानी वेक्टर AB वेक्टर DC के इक्वल है, लेकिन CD के इक्वल नहीं, CD के इक्वल, CD उसका नेगेटिव है ना। तो जैसे यहाँ पर बोला EA प्लस EB, तो ये EA इधर है, EB इधर है ना। अब हम देखें इनका क्या रिलेशन, अगर आप यहाँ से देखें तो EA प्लस AB को EB लिख सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए मैंने यहाँ नीचे अलग से समझाया भी है, EA प्लस AB हमारा EB हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ EA को EB माइनस AB लिख सकते हैं। तो ये वाला जो EA है इसके जगह पर हमने लिख दिया EB माइनस AB, ये ऐसे रख दिया। ऐसे ही EC देखिए यहाँ पर EC ये है, तो EC को भी हम लिख सकते हैं क्या, ED माइनस CD, है ना जी। आप समझ लीजिए इसको, बात तो वही है। देखिए EC प्लस CD इज इक्वल टू ED होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम EC के जगह पर ED माइनस CD लिख सकते हैं, प्लस एक ED और है। अब जैसे ब्रैकेट खोलोगे EB प्लस EB, 2EB 2 कॉमन लिया, ED प्लस ED 2ED वो भी एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये माइनस AB है, माइनस CD है। देखिए ये CD को अगर हम AB में लिखना चाहेंगे तो CD होगा AB का नेगेटिव, है ना। AB देखिए CD ऐसे उल्टा जा रहा है, तो यानी CD की जगह पर क्या लिखते हैं, माइनस AB। तो यहाँ माइनस AB लिखेंगे, माइनस माइनस का प्लस A कट जाएगा। और आप देखिए EB और ED क्या है, ये जो पैरेललोग्राम के जो रोम्बस के डायगोनल आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों एक ही लाइन पर, इनकी लेंथ बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है, यानी ED को माइनस AB लिख सकते हो। तो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, आ जाएगा 0। ठीक है, इस पर थोड़ा और विचार करिएगा, ये बहुत तेज़ी से भी किया जा सकता है, आपकी थोड़ा सा अभ्यास अगर है इसमें तो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। देखिए इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, यहाँ भी कोई ख़ास बात नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसमें हमें इसके ट्रायंगल के जो वर्टेक्स, एक O है, एक A है, एक B है। तो जाहिर सी बात है जब एक ओरिजिन है तो OA ही एक साइड हो जाएगा और OB दूसरा साइड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मालूम है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, तो OA क्रॉस OB होगा। तो सिंप्लीफाई कर लिया, जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो 3√5 आ गया, है ना। तो इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं, बस हाँ ये प्लस पॉइंट है कि एक वर्टेक्स ओरिजिन होने की वजह से OA एक साइड हो जाएगी, दूसरा OB हो जाएगा। ऐसे देखिए हम इसमें 17 नंबर में इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। ये लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस √3 tan x। तो साइन स्क्वायर ऐसे लिखो, सेक को 1/cos लिखो, √3 tan x इज इक्वल टू 0। तो ये साइन स्क्वायर का एक साइन अलग कर लेंगे तो sin/cos tan हो जाएगा। तो साइन एक्स इंटू tan x प्लस √3 tan x इक्वल टू 0। तो tan x कॉमन ले लेंगे, साइन x प्लस √3 इक्वल टू 0, यानी वो tan x इक्वल टू 0 एक इक्वेशन होगी, और दूसरी साइन x इक्वल टू माइनस √3, जो कि हो नहीं सकता, है ना। साइन की वैल्यू -1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये tan, अगर इसको हम tan 0 भी लिखेंगे तो आपको पता है कि x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा होगा, तो हमारा अल्फ़ा 0 है तो x इक्वल टू n पाई है। डायरेक्ट भी पता होगा tan x 0 है तो x की वैल्यू n पाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर कंसेप्चुअल सवाल है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस। देखिए ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, यहाँ पर मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात की तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर ये होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पहली बात तो कोई भी इंटीजर रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0 2 - 2 तो उसी पर। तो जहाँ तक क्वेश्चन के आंसर की बात है, इनफाइनाइट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखिए यहाँ पर ये लॉग वाला है 90 नंबर, 1/log मैग्नीट्यूड x। तो मैग्नीट्यूड x में हम x की वैल्यू क्या रखें कि इस पर कंटिन्यूअस हो जाए। एक तो 0, देखिए log 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर 1 रखोगे तो log 1 की वैल्यू 0, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर वैल्यू हमारी होगी
-1 रखने पर भी वही आएगा। एक्चुअल में अगर ऐसे देखें तो ऐसे लगता है कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखने पर log 0 जो कि -∞ होता है तो 1/∞, लेकिन वो 0 पर तो डिफाइंड ही नहीं फंक्शन है ना, तो इसलिए हम उसकी कंटिन्यूटी वहाँ पर नहीं बता सकते, है ना। ऐसे ही देखिए इसमें तो बहुत ही सिंपल सवाल है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 प्लस एच माइनस f3 माइनस एच अपान h की वैल्यू निकालनी, जबकि f'3 हमको 1 दिया हुआ है। तो जैसे देखेंगे 0/0 h0 अगर आप रखोगे f3 माइनस f3 है तो 0 और नीचे 0 है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो f'3 प्लस एच, और ये f'3 माइनस एच इंटू -1 होगा ना, क्योंकि h के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस माइनस के प्लस हो गया, नीचे h का 1। अब लिमिट रखोगे h0 तो f'3 और ये भी f'3 तो 1 + 1 2 हो गया, यानी इसका बी पार्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 21 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फार्मूला और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इन पर क्वेश्चन हमेशा आते हैं, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स और कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स। तो इस साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स की वैल्यू log x प्लस √1 + x² होती है, ध्यान रखिएगा। 22वें नंबर में देखिए लिमिट की प्रॉब्लम है, e⁻x -1 + x/x² है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। कोई भी तरीका लगाओगे आ जाएगा, लेकिन अगर e⁻x का एक्सपेंशन लिख दोगे, शुरू के 3 टर्म की ज़रूरत होती है तो अगले लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। तो 1 + x + x² अपान फैक्टोरियल 2 + x³ अपान फैक्टोरियल 3 डैश होता है, लेकिन 2-3 टर्म से काम चल जाएगा। -1 + 1 कट गया, x² कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो 1/√2 और बाकी सब में x है, तो जब 0 रखेंगे तो 1/√2 हमारा 1/√2 नहीं, 1/2, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, नहीं 1/2 आ गया। ये भी बड़ा कॉमन सवाल है, a⁻x माइनस b⁻x अपान x 0/0 है तो डिफ्रेंशिएट करो, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, है ना। तो a⁻x का a⁻x log a माइनस b⁻x log b अपान 1 वैल्यू रखेंगे, a का पावर 0 1 b का पावर 0 1 log a माइनस log a अपान b हो गया। ये भी बहुत ही साधारण सवाल है, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए इसमें क्या है, a⁻x साइन b अपान a⁻x, है ना, एंगल में है। तो ये अगर ऐसे सेट कर लिया जाए कि साइन b अपान a⁻x और नीचे जो a⁻x इसको ऐसे ला सकते हैं, 1 अपान a⁻x लिख सकते हैं। तो ऐसा करो, b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिखो, b अपान a⁻x। देखिए अभी भी हम रीअरेंज करें तो फिर वही आ जाएगा। तो ये अगर थीटा हो जाए तो ये साइन थीटा अपान थीटा हो गया, और आपको पता है अगर x इन्फिनिट है तो a का पावर इन्फिनिट होगा और b अपान इन्फिनिट 0 होगा। मतलब ये अगर हम थीटा मानेंगे तो साइन थीटा अपान थीटा, थीटा टेंडिंग 0 1 हो गया, 1 × b, इसका आंसर b हो गया। और ये बड़ा कॉमन सा सवाल है कि मैग्नीट्यूड x अपान x टेंडिंग टू 0। देखिए x इसका क्रिटिकल पॉइंट है, 0 से स्लाइटली कम लेंगे तो ये -x हो जाता है, तो इसकी LHL -1 हो जाएगी। x से ज़्यादा लेंगे तो मैग्नीट्यूड x की वैल्यू +1, यानी ये हमारा मैग्नीट्यूड x की वैल्यू +x, यानी ये टर्म +1 हो जाएगा। दोनों इक्वल नहीं है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसमें ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे, ठीक है। डी पार्ट नन ऑफ दीज इसका टिक हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आइए देखिए 26 नंबर है। 26 नंबर में हमें k की वैल्यू निकालनी है कि x = 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। देखिए साइन 1 अपान x है, चाहे इसका LHL निकालोगे चाहे RHL निकालोगे, या डायरेक्टली x की वैल्यू 0 रखो, हालांकि x की वैल्यू 0 पर तो उन्होंने के बोला, तो LHL या RHL कुछ भी निकालने जाएंगे तो ये 1 अपान में 0 आएगा जो कि साइन इन्फिनिट हो जाएगा, है ना। अब मान लो RHL ही निकाल रहे हैं तो साइन इन्फिनिट क्या एक ऑसिलेटिंग वैल्यू है बिटवीन -1 to +1, है ना। तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब k की किसी वैल्यू पर ये कंटिन्यूस नहीं हो, क्योंकि जब LHL या RHL में से कोई एक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूस होने का सवाल ही नहीं, तो नन ऑफ दीज वाला हो जाएगा। 27 नंबर में क्या है, f(x) दिया है और लिमिट f(x) माइनस f4 अपान x माइनस 4x टेंडिंग टू 4 की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर अभी आप 4 रखोगे तो 0/0 आ रहा है, हमने इसको एल हॉस्पिटल लगाया, f(x) का f'(x), f4 एक कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, नीचे x का 1 4 का 0, तो f'(x) हुआ, और x को 4 रखेंगे तो क्या हुआ f'(4), यानी fx की हेल्प से आपको f'(4) निकालना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/2 बाहर आएगा, x² + 9 का पावर हाफ था तो हाफ -1 का मतलब 1/√2 हुआ, और इसका डिफ्रेंसिएशन 2x, x की वैल्यू 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 + 9 25, और यहाँ भी 4 रख देंगे तो 2 तो कट गया 4, और नीचे 25 का स्क्वायर रूट
5 आ गया, तो 4/5 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये केवल और केवल फार्मूले की बात है, साइन टू द पावर nx इंटू कॉस nx को डिफ्रेंशिएट करना है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट को ऐसे, देखिए कॉस nx का माइनस साइन nx इंटू इस एंगल का करेंगे तो n आएगा, प्लस अब कॉस nx को रखेंगे साइन n के पावर n है ना, तो n बाहर आएगा, साइन का पावर n-1 साइन का कॉस x। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, एक n कॉमन है और इन दोनों में से मतलब एक टर्म ये हुआ दूसरा टर्म ये हुआ, तो साइन n इंटू साइन का पावर n-1 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस साइन nx हुआ और साइन x हुआ, और यहाँ पे n साइन n-1 चला गया तो कॉस nx इंटू कॉस x हुआ। तो ये देखिए कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये साइन a कॉस a प्लस b का फार्मूला होता है, तो ये तो जो बाहर है ऐसे रहेगा, ये कॉस a प्लस b मतलब कॉस nx प्लस x यानी कॉस n+1x हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन ये फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, इसको आप देख सकते। दूसरा क्या है देखिए 29 नंबर में log tan x है, तो log tan x को डिफ्रेंशिएट करना वैसे भी कोई मुश्किल काम तो है नहीं, log का d/dx करोगे, डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब डिफ्रेंशिएशन ही, तो 1/10 tan का sec स्क्वायर x। बस इसमें इतना है कि sec स्क्वायर को 1/cos लिख लो, एक cos और tan को sin/cos, तो cos ऊपर चला जाएगा, एक cos कट गया, नीचे क्या आया sin x इंटू कॉस एक्स, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे sin 2x लिख दो, यही sin 2x ऊपर जाकर cosec 2x बना देगा, तो 2 cosec 2x इसका बी पार्ट करेक्ट हो गया। अब आइए इसमें हम इसके 30th नंबर को देखते हैं, ये है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। आप सबको पता है ये 2 tan इनवर्स x होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2/1 + x² हो गया, तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि ये 2 to the power x + 2 to the power y = 2 to the power x + y। क्लास 12th का बड़ा कॉमन सा सवाल है, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा और एग्जाम्स में भी पहले भी आ चुका है। तो कुछ नहीं, 2 to the power x का डिवीजन 2 to the power x log 2, 2 to the power y का 2 to the power y log 2 इंटू dy/dx, और इधर 2 to the power x + y इंटू log 2 इंटू x + y का डिफ्रेंशिएशन 1 + dy/dx। तो सब रीअरेंज कर लीजिए, तो इसमें हम कोई पार्ट एग्जैक्टली मिल नहीं रहा है ना, वैसे लिख सकते हैं फाइनली 2 to the power x + y माइनस 2 to the power x अपान माइनस नीचे -2 का पावर x, यह अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको dy/dx वाला टर्म एक साथ ला के कॉमन लीजिए और मैच करा लीजिए, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। देखिए ये भी जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट वाली भी, ये भी आपके मतलब बहुत फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में पूछे, 12th वगैरह की बड़ी पेट प्रॉब्लम होती है। x to the power y e to the power x - y है, dy/dx निकाल। dy/dx के लिए जो हमारे विकल्प दिए गए हैं वो हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है ये गलती से ये वाला ऑप्शन यहाँ पर लिख गया है, ठीक है, टाइप करते समय लेकिन ये प्रॉब्लम है इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या करोगे, लॉग लोगे तो y log x = देखो x - y पूरा बाहर आ जाएगा, log ही 1 होता, बस ये तुरंत प्रॉब्लम बन गई आपकी। अब इसमें से क्या हुआ, उधर x - y हुआ इंटू 1x - y इंटू 1x - y हुआ, तो -y इधर ला के +y करेंगे, तो फिर y log x और +y कॉमन लेंगे, 1 + log x हो गया। तो इस तरह से y की वैल्यू हो गई x/1 + log x, यही इस क्वेश्चन की टेक्निक है। उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवीज़न रूल लगेगा, तो डिवीज़न रूल लगेगा तो क्या होगा इसमें डिनोमिनेटर यानी 1 + log x ऐसे, x का 1 माइनस x ऐसे, 1 + log x का 1/x, तो ऊपर ये यहाँ पे -1 + 1 कट जाएगा, तो log x/1 + log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका सी पार्ट करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 + x log x को ऊपर भेजेंगे तो पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी सिंपल प्रॉब्लम। और यहाँ देखिए कि 33 में sec इनवर्स 2x/1 sec इनवर्स 1/2x² - 1 को डिफ्रेंशिएट करना है √1 - x² के रेफरेंस में। तो ध्यान दीजिए ये sec इनवर्स, इसको cos इनवर्स में बदलोगे तो 2x² - 1 होगा, तो cos इनवर्स 2x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं,
ये होता है आपका 2 cos इनवर्स x। तो इसमें देखिए तरीका ये है कि पहले को डिफ्रेंशिएट करिए और दूसरे को, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो हमारा सेक इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 था, ये मैंने आपको पहले भी बोला, एक कॉस इनवर्स में 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा जा सकता है, जो कि 2 cos इनवर्स x होता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 बाहर आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x। तो एक सिंप्लीफाई जो भी ये आ गया, मतलब डिफ्रेंसिएशन तो आप समझते ही होंगे, मतलब इसके अपान ये करना है, ठीक है। और तो हम जब इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर, देखिए ये इतना तो पार्ट कट ही जाएगा -2 के साथ, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर देखिए ये पार्ट तो इसका दोनों सेम है, कट गया, x/2 सॉरी dy, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू हमारी हो रही है कि इसके अपान ये रखोगे, ठीक है, तो x/1/x/2 होगा ना, ये पूरा कट के, तो ये 1/x/2 होगा, यानी 2/x हो जाएगा। फिर आगे कहा गया x की वैल्यू 1/2, तो रख दोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक फंक्शन जो क्वेश्चन दिया था, फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ, d/dx ऑफ क्या था, सेक इनवर्स, इसको मतलब इसको करना था दूसरे यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो यही करना है, इसके डिफ्रेंसिएशन अपान इसका डिफ्रेंसिएशन। तो ये चूँकि सिंप्लीफाई हो गया, और इसकी अब इसको एक लाइन में देख सकते हैं इसकी वैल्यू कि भाई ये -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये भी बड़ा कॉमन टर्म है, ये भी 1/2 बाहर आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x आ गया। तो देखिए ये पूरा कट गया इससे -2 मिला के, तो ये 2 पर चला जाएगा, 2/x हुआ, और x की वैल्यू हाफ रख देंगे, आ जाएगा। तो मतलब बहुत सिंपल सवाल है, वो हमने थोड़ा इसमें समय लिया समझाने में, आप अपने अकॉर्डिंग बहुत जल्दी से कर सकते हैं। देखिए 34 पे जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें x की वैल्यू दी है a थीटा प्लस साइन थीटा, y की वैल्यू a थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, हमको स्लोप पता करके थीटा की वैल्यू बताने, नहीं आपको पता है m = tan अल्फ़ा या tan थीटा होता है, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा कह लो। तो स्लोप और कैसे निकलता है, dy/dx की मदद से। तो dy/dx कैसे निकलेगा, पहले x है तो dx/d थीटा करोगे, a बाहर, थीटा का 1 साइन का कॉस थीटा, dy/d थीटा करोगे, a बाहर 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा, डिवाइड कर दिया दोनों को तो dy/dx मिल गया, इतना अपान इतना। तो इसमें थीटा की वैल्यू इसने दिया था π/3, तो π/3 रख देंगे, तो साइन π/3 यानी साइन 60 √3/2, और यहाँ पर कॉस 60 1/2, तो 1 + 1/2 3/2 कट गया, तो ये वैल्यू हमारी -1/√3 आ गई। और चूंकि ये स्लोप है हमारा और हमें एंगल पता करना है, तो -1/√3 को tan में बदलोगे तो tan 5π/6 होगा, यानी जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 5π/6 होगा, ठीक। अब यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है। 35 नंबर में हमें x की वैल्यू दे रखी है, हमें x की वैल्यू मालूम है ना, x की वैल्यू मालूम है t² + 3t - 8, y की वैल्यू 2t² - 2t - 5, हमें 2, -1 पर स्लोप निकालना है। तो हमको पता है स्लोप के लिए dx/dt करेंगे तो 2t + 3 आ जाएगा, y दिया है dy/dt करेंगे 4t यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो m के लिए तो पता है कि dy/dx करना है हमको, है ना, तो हम लोग यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो 4t - 2/2t + 3, लेकिन t की वैल्यू नहीं मालूम है। जो इसने पॉइंट दिया, इसने कहा 2, -1, मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। तो हमने ऐसा किया कि ये y की वैल्यू, हाँ, या किसी की वैल्यू, x की वैल्यू t² + 3t - 8 दिया हुआ है, इसको हमने किसके इक्वल रखा, 2 के इक्वल, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2 है। इसको सॉल्व किया तो यहाँ से देखिए इस +2 को इधर लाएंगे तो -2, यानी ये इक्वेशन बनी, सॉल्व किया, x की वैल्यू 2 और -5 आई। तो जैसे ही पहली वैल्यू इसमें रखी, हमारी वैल्यू देखिए 4 2 जा 8, -2 6, नीचे 2 2 जा 4 + 3 7, तो हमें ये 6/7 मिल गया, हमने उसको टिक कर दिया, एक ही ऑप्शन करेक्ट होना ही होना इसमें, ठीक है। इसके बाद 36 नंबर में हमको ये कहा गया है कि द नॉर्मल एट द पॉइंट 1, 1 टू द कर्व 2y = 3 - x², है ना, यहाँ पे 3
माइनस ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, टेंजेंट हो या नार पॉइंट दिया ही है, ये स्लोप निकालेंगे तो 2 dy/dx की वैल्यू हमारे पास हो गई 3 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी जो हमारा dy/dx आएगा ये है -2x/2 ही है, और यहाँ पर ये -x आ गया, यानी टेंजेंट की स्लोप यहाँ पर -1 आएगी, तो नॉर्मल की स्लोप हमारी +1 आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखेंगे। इक्वेशन y - y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल रखिए तो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट रखोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। तो x - x1, तो क्या हुआ y - 1 इधर x - 1 ये कट गया, तो y = x आ गया, या इसी इक्वेशन को x - y = 0 भी लिख सकते हो। तो ये d वाला पार्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर दिया हुआ d पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, क्योंकि आपको नॉर्मल या टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का जो कैलकुलस वाला तरीका वो हम लगाएंगे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल, देखिए मैक्सिमम हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिवीज़न रूल लगाएगा, डिनोमिनेटर ऐसे, न्यूमरेटर का 1/x माइनस न्यूमरेटर है से डिनोमिनेटर का 1 नीचे एक्स स्क्वायर। देखिए ये हुआ f'(x1 - log x/x²। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर होगा वो f'(x) 0 करके मिलेगा। तो जब इसको 0 रखोगे तो ये 1 - log x 0 यानी log x की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू e⁻x e हो गया। तो एक ही पॉइंट हो गया, उसी पर मिनिमा या मैक्सिमा जो भी ये कह रहे हैं होगा, मैक्सिमा कहा है तो ये हमारा मैक्सिमा होगा। और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, तो यही ई जो हमें मिला है x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो log e/e, log e 1 होता तो 1/e हो गया, तो 1/e टिक कर देंगे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव वगैरह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब एक ही पॉइंट है तो उस पर ही मैक्सिमा या मिनिमा जो उन्होंने कहा है वो होगा। 38 नंबर में हमारा क्या है, इस पे हमारा f(x) की वैल्यू दी है a sin x + 1/3 sin 3x, और उनका इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/3 पर है। तो ऐसा करते हैं कि पहले इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, है ना। जब डिफ्रेंशिएट इसको कर लेंगे हम तो ये आएगा a cos x और 1/3 बाहर, sin 3x का cos 3x × 3 आ गया, a cos x + cos 3x। तो ये π/3 पर मैक्सिमा है, यानी π/3 इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि f' π/3 क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि मतलब वही कहने का हुआ कि x π/3 रखने पर 0 आएगा, क्योंकि इसको 0 रख कर ही x π/3 मिला है। तो जब cos 60 की वैल्यू 1/2 और यहाँ पर जब π/3 रखेंगे तो cos π - 1 यानी a की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 वाला पार्ट हमारा करेक्ट हो गया। देखिए 39 नंबर में है मिनिमम वैल्यू ऑफ x - x - b है, तो यहाँ पर हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे x² - x - bx + ab, डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे 2x - a - b 0 होगा, तो x की वैल्यू a + b/2। यहाँ भी वही बात है, सेकंड डेरिवेटिव की कोई बात नहीं, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगा एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पर आएगा। तो यहाँ पर x के जगह पर a + b/2 यहाँ और यहाँ रख के सिंप्लीफाई करके देखिए, a - b का होल स्क्वायर अपान 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो 40th नंबर है ये भी हम आपको डिस्कस कर देते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में ये है y = log x है, इसका nth डेरिवेटिव। तो इसका एक फार्मूला है, और अगर फार्मूला भूल जाए तो प्रैक्टिस के लिए आप इसको 1-2 फर्स्ट टाइम करोगे तो 1/x आएगा log x का, सेकेंड टाइम करोगे तो -1x², है ना, थर्ड टाइम करोगे तो -1 - 2x का पावर 3, यानी 10 बार अगर करोगे तो -1 - 2 से लेकर -9 और नीचे x का पावर 10, यानी n टाइम जब करेंगे तो -1 - 2 और कहाँ तक रहेगा, n - 1 तक रहेगा, और नीचे x का पावर n रहेगा। तो सब में से एक -1 इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 to the power n - 1, और 1 से लेके n - 1 का फैक्टोरियल n - 1 और नीचे x का पावर n, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टर्म आ गया, कौन सा पार्ट, बी पार्ट। तो ये आपके 40 क्वेश्चंस रहे, ये 5 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, मैं इसका भी आपको भेज देता हूँ जो है PDF, आप इसमें चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको भी मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है।